नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन के बारे में, उससे संबंधित संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि VBT और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना है, दोनों सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसके पहले पिछले वीडियोज में हम उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण, इनकी समयावता और लिगेंडों के प्रकारों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से सिद्धांत उसको समझाने के लिए बनाए गए हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु आयन और उससे जुड़े लिगेंड के बीच के बंधकी प्रकृति को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु आयन और उससे जुड़े लिगेंड के बीच के बंध की प्रकृति को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए हैं और ये सिद्धांत दो हैं। पहला सिद्धांत है संयोजकता आबंध सिद्धांत और दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी VBT और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत की यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के बारे में। यह सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत द्वारा उपसहसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों और उनकी ज्यामिति की व्याख्या की जा सकती है। तो आपका जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है यह पॉलिंग द्वारा दिया गया और यह उपसहसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों और उनके ज्यामिति की व्याख्या करता है। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम बिंदुवार पढ़ते हैं। सबसे पहले, केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है। यानी कि आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण वो धनायन में बदल जाता है। यह धनायन लिगेंड के साथ बंध बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु के संकरण और समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। केंद्रीय धातु जो है उसमें जो संकरण होता है और उसकी जो समन्वय संख्या होती है उसी के आधार पर जो लिगेंड है वो रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। तीसरा बिंदु है, ये रिक्त कक्षकें संकरित कक्षकों का निर्माण करती है जो लिगेंड से अतिव्यापन करेगी, यानी कि लिगेंड के साथ अतिव्यापन करती है। इनमें लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। तो जो संकरित कक्षकें बनती हैं उनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। चौथा बिंदु है, यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक कक्षक यानी कि N-1D कक्षक भाग लेती हैं तो इससे आंतरिक कक्षक संकुल बनता है जिसे निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल भी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब लिगेंड प्रबल होता है। दोबारा देखिए, यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक कक्षक यानी कि N-1D कक्षक भाग लेते हैं तो इससे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल बनता है। ऐसा तब होता है जब लिगेंड प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि जब लिगेंड प्रबल होता है तो विपाटन अधिक हो जाता है। विपाटन अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षकों में प्रवेश करने लगते हैं। ये चीजें हम अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। पांचवा बिंदु है, जब संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्य कक्षक यानी कि ND कक्षक भाग लेती हैं तो इससे बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल बनता है और ऐसा तब होता है जब दुर्बल लिगेंड भाग लेता है। अब यहाँ पर प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड क्या होता है या ये उच्च चक्रण और निम्न चक्रण क्या होता है, ये इसी वीडियो में हम अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं।
तो ये 3 बिंदु हमने इस स्लाइड पे देखे। ये रिक्त कक्षकें संकरित कक्षकों का निर्माण करती हैं जो लिगेंड से अतिव्यापन करती है और इनमें लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। यदि आंतरिक कक्षकें भाग लेती हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल बनता है और बाह्य कक्षकें भाग लेती हैं तो बाह्य कक्षक संकुल बनता है और यह सब लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर करता है। छठा बिंदु है इन लिगेंड के पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक अवश्य होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और दाता होने का मतलब है उनके पास कम से कम एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जरूर होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच में सिग्मा बंध बनता है और इस सिग्मा बंध का निर्माण लिगेंड के द्वारा दिए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु है धातु के असंकरित इलेक्ट्रॉन युक्त डी कक्षक। असंकरित इलेक्ट्रॉन युक्त डी कक्षक लिगेंड के रिक्त बंधी या प्रतिबंधी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करती हैं जिससे पाई बंध बनता है। इसे पश्च आबंधन कहते हैं। तो 2 चीजें हो गई कि जो धातु की संकरित कक्षकें होती हैं वो सिग्मा बंध का निर्माण करती हैं और जो असंकरित कक्षकें होती हैं वो पाई बंध का निर्माण करती हैं। 8वां बिंदु है यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह अनुचुंबकीय होता है और यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो सभी युग्मित हो तो वह प्रतिचुंबकीय होता है। यानी इस आधार पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के युग्मित या अयुग्मित होने के आधार पर हम उसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। अगर उसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तब तो वह प्रतिचुंबकीय होगा और अगर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वीबीटी द्वारा संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुणों की व्याख्या। उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर संकुल यौगिकों के अनुचुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं और Bm का मतलब है यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन। यह इसकी इकाई है। जो आपका अनुचुंबकीय आघूर्ण है इसकी इकाई है Bm यानी कि बोर मैग्नेटॉन। इसका सूत्र है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 होल अंडर रूट जहाँ n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे एग्जांपल है COF6 आयन दिया है जिसका पावर है -3। यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे CO के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 और इस सूत्र में जब ये 4 n का मान 4 रखा जाएगा तो इसका मान निकलेगा 4.89। ऐसे ही CrNH36 पावर +3 यहाँ पर जब क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या आप निकालेंगे तो वो आएगी 3 यानी कि n = 3। इसके बाद इसको आप ऊपर दिए गए सूत्र में जब मान रखेंगे तो हमारा अनुचुंबकीय गुण आएगा म्यू इज इक्वल टू 3.87। इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात होने पर हम उसका अनुचुंबकीय गुण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। पहला, यह आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल बनने की व्याख्या नहीं करता है। इससे पता नहीं लगता है कि कौन सा आंतरिक बनेगा कौन सा बाह्य बनेगा। दूसरा, यह संकुलों के रंग और उनके स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका। तीसरा, यह संकुलों के गतिक और ऊष्मागतिक स्थायित्व का स्पष्टीकरण नहीं करता है। चौथा, यह प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में भी विभेद नहीं करता है। तो यह संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं थी कि यह आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल बनाने की व्याख्या नहीं करता है, संकुलों के रंग और स्पेक्ट्रम को नहीं समझाता है, संकुलों के गतिक और ऊष्मागतिक स्थायित्व का स्पष्टीकरण भी नहीं देता है और न ही हमें प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में अंतर बताता है।
ये आप 4 जो मुख्य पॉइंट हैं सीमाओं के, उसको आप दोबारा देखिए और याद कीजिए। संयोजकता आबंध सिद्धांत के बाद अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT। प्रारंभ में इस सिद्धांत को केवल आयनिक क्रिस्टलों पर ही लागू किया गया था, इसलिए इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड के मध्य के बंध, धातु और लिगेंड के बीच के बंध स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं के कारण आयनिक प्रकार के होते हैं। लिगेंड ऋणावेशित होते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से अतिव्यापन करते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धातु और लिगेंड के मध्य के जो बंध होते हैं वो स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं के कारण आयनिक प्रकार के हो जाते हैं। लिगेंड यहाँ पर ऋणावेशित होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा धनावेशित होता है, और ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से अतिव्यापन करते हैं। लिगेंड के केंद्रीय धातु से अतिव्यापन से पहले केंद्रीय धातु परमाणु की डी कक्षकें समान ऊर्जा की होती हैं, यानी सारी की सारी एक ही ऊर्जा की होती हैं। परंतु जब लिगेंड इनके समीप आता है तो इन कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड भी ऋणावेशित होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ये समभ्रंश डी कक्षकें दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। यहाँ समभ्रंश डी कक्षकों का मतलब है कि जो डी कक्षकें वो समान ऊर्जा की हैं। यह विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है और दोनों कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। तो जो समान प्रकार की समान ऊर्जा की जो डी कक्षकें हैं वो लिगेंड के पास आने की वजह से दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाती हैं। एक उच्च ऊर्जा का हो जाता है, एक निम्न ऊर्जा का हो जाता है, और इस विभाजन होने को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और उनके बीच में जो ऊर्जा अंतर आ जाता है उसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ देखिए ये 5 डी कक्षकें हैं जो एक ही ऊर्जा स्तर पर है, यानी कि समान ऊर्जा वाली हैं। इन्हें समभ्रंश कक्षकें कहते हैं। अभी आपको पहले इनके नाम याद करने हैं: DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² और DZ²। जब तक ये एक ही तल में स्थित है तब तक ये समभ्रंश कक्षकें कहलाती हैं। जब कोई लिगेंड इनके पास में आता है तब इनमें ऊर्जा परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इन पांचों में से 3 कक्षकों के ऊर्जा के मान में कमी आ जाती हैं और वो निम्न ऊर्जा की हो जाती हैं। DXY, DYZ और DXZ कक्षकों के ऊर्जा के मान में कमी आती है और इन निम्न ऊर्जा के कक्षकों को T2G कक्षक कहते हैं। T2G कक्षक। और DX² Y² और DZ² कक्षकों के जो ऊर्जा के मान है उनमें वृद्धि हो जाती है और ये उच्च ऊर्जा की हो जाती हैं। इन्हें EG कक्षक कहते हैं। यहाँ डेल ओ का मतलब है ऑक्टेट, यानी कि अष्टफलकीय। तो डेल ओ को विपाटन ऊर्जा कहते हैं। विपाटन ऊर्जा मतलब जो पहले समान ऊर्जा की जो कक्षकें थी उनमें जो ऊर्जा परिवर्तन हो गया और 2 अलग अलग ऊर्जा स्तर बन गए, उनके बीच का ऊर्जांतर विपाटन ऊर्जा कहलाती है। इसको डेलो से प्रदर्शित करते हैं। ये बीच में जो टूटी हुई रेखा है ये पहले के समान तल को बता रही है। अब इसमें जो 3 कक्षकें हैं उनके मान में उतना परिवर्तन हो गया, उतनी कमी आ गई जितनी कि उन 2 के मान में वृद्धि हुई थी, यानी कि 2/5 इनमें कमी आती है और EG कक्षकों में 3/5 की वृद्धि हो जाती है। अब सबसे पहले अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन देखते हैं। जब 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तो इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इनमें से 2 कक्षकें अक्षों पर स्थित होती हैं, इनको EG कक्षक कहते हैं, और 3 कक्षकें अक्षों के बीच स्थित होती है, इन्हें T2G कक्षक कहते हैं। तो जो अक्षों पर स्थित है वो EG और अक्षों के बीच स्थित है उसको T2G कक्षक कहते हैं। EG कक्षकें 2 होती हैं और T2G कक्षकें 3 होती हैं। DX² Y²
और डी जेड स्क्वायर ये ईजी कक्षकें हैं, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये T2G कक्षकें होती हैं। किसी अष्टफलकीय संकुल में केंद्र में धातु आयन और अष्टफलक के कोनों पर केंद्र की ओर अग्रसित होते हुए 6 लिगेंड स्थित होते हैं। केंद्र की ओर इसलिए क्योंकि वो एकाक के इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं और केंद्रीय धातु को वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। तो केंद्र में धातु आयन और अष्टफलक के कोनों पर 6 लिगेंड स्थित होते हैं। अतः केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होने लगता है। केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है। इस प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में भी परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन एक ही रेखा में आने वाली कक्षकों में अधिक होता है, जिससे उनकी ऊर्जा का मान उच्च हो जाता है। इस प्रतिकर्षण में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, यानी कि ये उच्च ऊर्जा वाली हो जाती हैं, जिनको Eg कक्षक कहते हैं। इस प्रकार समान ऊर्जा वाली कक्षकें 2 ऊर्जा तलों में विपाटित हो जाती हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। सिंपली जब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अगर वो एक ही रेखा में आ जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है और उसकी वजह से उनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। तो इसके कारण dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और यह घटना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाती है। इस विपाटन के कारण Eg और T2G कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है, इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं और इसको डेल O से दर्शाते हैं। डेल O का मान लिगेंड और धातु पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी कि जो प्रतिकर्षण है वो कितना कम या कितना अधिक होगा, इसका जो प्रभाव है वो डेल O के मान पर पड़ता है। लिगेंडों को उनकी बढ़ती क्षेत्र प्रबलता के क्रम में जमाया जाता है, एक श्रेणी बनाई जाती है और इस श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सारे काम इसी से होने वाले हैं। इस श्रेणी में आपको सबसे पहले आयोडाइड दिखाई दे रहा है, फिर ब्रोमाइड है, थोड़ा आगे चलते हैं आपको क्लोराइड फ्लोराइड भी मिल जाता है। इससे पता लगता है कि आपके जो हैलाइड्स हैं वो श्रेणी में नीचे की ओर आते हैं और जैसे अंत की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर NH3 यानी कि एमीन, EN यानी कि एथिलीन, डायमीन, साइनो और कार्बोनिल ये प्रबल लिगेंडों के अंदर माने जाते हैं। तो ये श्रेणी आपको याद करनी है, इसको याद कीजिए। धातु आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला है डेल O का मान और दूसरा है युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा को कुछ किताबों में पाई से तो कुछ किताबों में P से दर्शाया गया है, तो आपको संकेत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन पॉइंट आपको याद रखना है युग्मन ऊर्जा। यहाँ पर डेल O है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और पाई है 2 इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा। यहाँ पर 2 शर्तें हैं। पहली शर्त देखिए, यदि डेल O ग्रेटर देन पाई हो, यानी कि डेल O क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक हो, अर्थात युग्मन ऊर्जा कम हो तो प्रबल क्षेत्र उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक T2G में भरेंगे, जिससे निम्न चक्रण संकुल बनेगा। अब ऐसा कैसे हुआ ये भी हम आगे एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। जब युग्मन ऊर्जा कम होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य कक्षक में जाने के बजाय पेयरिंग करने लग जाते हैं, युग्मन करने लग जाते हैं और वो नीचे वाले कक्षकों में ही रह जाते हैं, जिससे निम्न चक्रण संकुल बनता है। दूसरी शर्त है, यदि डेल O पाई से कम हो, अर्थात युग्मन ऊर्जा ज्यादा हो, तो दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है।
इलेक्ट्रॉन का जब युग्मन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्षक में जाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में बढ़ेंगे और इससे उच्च चक्रण संकुल बनता है। तो ये दो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को ध्यान से समझिए। चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। इन यौगिकों में लिगेंड अक्षों के बीच से आता है, अतः अक्षों के बीच में उपस्थित T2G कक्षकों से इनका अधिक प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा में आ जाएंगे। अतः इन यौगिकों में यानी कि चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उनमें T2G कक्षक उच्च ऊर्जा की हो जाती है और Eg कक्षक निम्न ऊर्जा की होती हैं, अर्थात ये अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उनसे विपरीत हो जाते हैं। इनमें प्राय उच्च चक्रण संकुल ही बनते हैं। तो याद रखना है, चतुष्फलकीय संकुलों में T2G कक्षकें उच्च ऊर्जा की होती हैं जबकि Eg कक्षकें निम्न ऊर्जा की होती हैं और इनमें प्राय उच्च चक्रण संकुल ही बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता कैसे, इसको हम देखेंगे। अभी हमने दो शर्तें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था डेल जीरो यानी कि डेलो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और एक पढ़ा था युग्मन ऊर्जा। तो हमने वहां पर दो शर्तें भी पढ़ी थी। अगर आपका युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है, युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है, इसका मतलब है कि वह दुर्बल लिगेंड है। और अगर युग्मन ऊर्जा का मान कम है और विपाटन ऊर्जा का मान अधिक है, तब वह प्रबल लिगेंड है। तो अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उसके लिए हम ये चार्ट बना करके देखेंगे, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रॉन T2G में क्यों जाएगा या Eg में क्यों जाएगा। सबसे पहले हम दुर्बल लिगेंड की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखते हैं। दुर्बल लिगेंड वो होते हैं जो विपाटन ऊर्जा कम रखते हैं, यानी कि डेल O का मान कम रहेगा और युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा आएगा। ऐसी स्थिति में जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तब वह निम्न ऊर्जा वाले T2G में चला जाएगा और Eg रहेगी खाली, यानी कि 1 और 0। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वह भी T2G में जाएगा और Eg अभी भी खाली रहेगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वह भी T2G में आ सकता है और अभी भी Eg खाली रहेगी। लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण T2G में युग्मन नहीं होगा और विपाटन ऊर्जा का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन सीधा Eg में चला जाएगा। इस स्थिति में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब पांचवा आएगा तब वह भी Eg में जाएगा। ऐसी स्थिति में भी T2G में 3 रहेंगे और Eg के अंदर 2 हो जाएंगे। अब T2G और Eg सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो जब छठा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तब वह वापस युग्मन प्रारंभ करेगा और T2G में आ जाएगा। तो T2G में अब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Eg में रहेंगे 2। जब सातवां आएगा तो वह भी T2G में आ जाएगा क्योंकि इसमें अभी स्थान है और Eg में फिर से रहेंगे 2, T2G में हो जाएंगे 5। जब आठवां आएगा तो वो भी T2G में ही आएगा और Eg में रह जाएंगे 2, तो T2G में 6 और Eg के अंदर 2। अब T2G पूर्ण पूरित हो चुकी है, इसके सभी कक्षकों में युग्मन हो चुका है। तो अब जो 2 बचे हुए हैं वो Eg में जाएंगे। तो 9वां इलेक्ट्रॉन जब आएगा वह भी Eg में जाएगा और उसमें 6 और 3 हो जाएंगे। और जब 10वां आएगा तो वह भी Eg में जाएगा और वह 6 और 4 का जो संकरण है वो दर्शाता है। अब बात करते हैं प्रबल लिगेंड की। प्रबल लिगेंड में स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी कि उसमें विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है और युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है। विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण T2G और Eg के बीच ऊर्जा अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके बजाय T2G में ही युग्मन ऊर्जा का मान कम रहेगा, इसलिए युग्मन आसानी से होगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखिए। जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वह T2G में जाएगा और Eg रहेगी खाली। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वह भी T2G में जाएगा और Eg रहेगी खाली। तीसरा आएगा वह भी T2G में जाएगा और Eg रहेगी खाली। चौथा, अब वह T2G में ही आपका युग्मन प्रारंभ कर देगा। तो चौथा, पांचवा और छठा ये तीनों के तीनों T2G में ही आएंगे और यहाँ तक Eg लगातार खाली रहेगी। जब T2G पूरी हो जाएगी तब
7वां इलेक्ट्रॉन Eg में प्रवेश करेगा और ऐसी स्थिति के अंदर T2g में 6 और Eg में 1। जब 8वां जाएगा वह भी Eg में ही जाएगा, तो T2g के अंदर 6 और Eg में 2। 9वां भी T2g कंप्लीट होने की वजह से Eg में ही जाएगा और Eg में अब युग्मन प्रारंभ हो जाएगा, तो T2g में 6 और Eg में 3। इसके बाद जब 10वां आएगा तो T2g पूर्ण पूरित है और लास्ट जो है वो Eg में ही जाएगा, तो 6 और 4 का अनुपात शेष रहता है। उम्मीद है आपको धातु आयन के d इलेक्ट्रॉनों का वितरण समझ में आया होगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे वापस उसका स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर तो जरूर करें। ठीक है, अगले वीडियो को हम जल्दी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।